दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के विरोध में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिला है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस दिल्ली अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर पर केंद्र के अध्यादेश का विरोध करेगी। आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश के विरोध में संसद के आगामी सत्र में हंगामे की तैयारी कर रही है। सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी की घेराबंदी का अब कांग्रेस भी समर्थन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला दिया कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। इसके 7 दिन बाद केंद्र ने अध्यादेश जारी किया था, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अंतिम अधिकार एलजी को दिया गया था। जल्द ही विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होगी, जिसके लिए तारीख और जगह का ऐलान 1-2 दिनों में कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नीतीश कुमार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात के बाद दी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हैं। उन्होंने आज दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। 40 दिनों में नीतीश कुमार की कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी से दूसरी बार मुलाकात हुई। कल नीतीश कुमार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले थे। नई संसद को लेकर सियासत लगातार तेज हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कोरोना के वक्त संसद के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरतों पर सवाल खड़े किए। टीएमसी ने भी कांग्रेस के सवालों का समर्थन किया। कांग्रेस और टीएमसी के सवालों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि परिवार तंत्र की जगह प्रजातंत्र का परवान चढ़ना विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा का शुद्धिकरण किया। पार्टी नेताओं ने विधानसभा भवन में गंगाजल और गौमूत्र छिड़का और हवन पूजन के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। शुद्धिकरण को लेकर कांग्रेस ने दलील दी कि बीजेपी ने विधानसभा को अपने भ्रष्टाचार से दूषित कर दिया था। गौरतलब है कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने इस साल जनवरी में कहा था कि विधानसभा को गौमूत्र से साफ करने का समय आ गया है। बजरंग दल को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर बंटवारे के वक्त चले जाते तो आज इस तरह की बात नहीं होती। दरअसल रविवार को अरशद मदनी ने मुंबई में कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में फिरका परस्त की जमात बजरंग दल को बंद करने की बात कही थी। अगर उन्होंने यह फैसला 70 साल पहले लिया होता तो मुल्क बर्बाद न होता। 1 महीने से जारी रेसलर्स के धरने में नार्को टेस्ट का एंगल भी आ गया। रेसलर्स ने बृजभूषण शरण सिंह की चुनौती स्वीकार कर ली और नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो गए। बजरंग पुनिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नार्को टेस्ट लाइव कराया जाए। दरअसल रविवार को खाप महापंचायत ने बृजभूषण शरण सिंह के नार्को टेस्ट की मांग की थी, जिसके बाद कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने कहा था कि वो टेस्ट के लिए तैयार है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने शर्त रखी थी कि खिलाड़ियों का भी नार्को टेस्ट करवाया जाए। इसके बाद खिलाड़ी भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो गए। भारत के 50 से ज्यादा शहरों में G20 की 200 से ज्यादा बैठकों का आयोजन होना है, जिनमें श्रीनगर में आज से शुरू हुई इस बैठक को सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। एक जमाना था जब कश्मीर में भारत के तिरंगे को लहराना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती थी और अगर कोई तिरंगा लहराने की कोशिश करता था तो उसकी जान खतरे में आ जाती थी। लेकिन आज हम आपको नया कश्मीर दिखाएंगे जिसे पूरी दुनिया ने देख लिया, क्योंकि आज G20 की जो बैठक श्रीनगर में हुई है ये टूरिज्म यानी पर्यटन को लेकर है, जिसे टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग का नाम दिया गया है। और इस बैठक का आयोजन श्रीनगर में 22 मई से 24 मई तक शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। इस बैठक में शामिल होने के लिए कुल 29 देशों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें 20 देश तो G20 के स्थायी सदस्य हैं, लेकिन इनमें से भी 3 देशों ने इस बैठक से खुद को अलग कर लिया, या आप कह सकते हैं कि बहिष्कार कर दिया। इनमें पहला देश तो चीन है और चीन के बारे में तो हमें पहले से ही पता था कि वो नहीं आएगा। दूसरा देश है तुर्की और तीसरा देश है सऊदी अरब। चीन का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र मानता है और जम्मू कश्मीर पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, इसलिए वो इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि चीन ने पाकिस्तान की वजह से ही इस बैठक में हिस्सा लेने से इनकार किया है। पाकिस्तान G20 का हिस्सा तो है नहीं,
लेकिन चीन इस संगठन का स्थायी सदस्य है। इसलिए कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान चीन से जो समर्थन चाहता है वो समर्थन चीन ने पाकिस्तान को दे दिया। दूसरी बात, इसमें चीन का अपना हित भी शामिल है। चीन ने लद्दाख में भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसे वो अपनी जमीन मानता है, और लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था। इसलिए श्रीनगर में G20 की इस बैठक से खुद को अलग करना चीन के लिए बड़ा स्वाभाविक था। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान भी एक बड़ी वजह रही और चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम धर्म के नाम पर कश्मीर को बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है। और बड़ी बात यह है कि इसमें मुस्लिम देशों का चरित्र भी आज पूरी दुनिया के सामने आ गया। G20 में जो दो बड़े मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरब और तुर्की, इन दोनों ने श्रीनगर में आज से शुरू हुए G20 की बैठक के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं, लेकिन अपने देश की प्राइवेट कंपनियों को इसमें हिस्सा लेने के लिए जरूर भेज दिया है, जिससे इन देशों का असली चरित्र पता चलता है। तो इन देशों ने असल में किया क्या? इन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए श्रीनगर की इस G20 बैठक का बहिष्कार किया, लेकिन साथ ही भारत को खुश करने के लिए कुछ डेलीगेशंस जो प्राइवेट कंपनियों के डेलीगेशन थे उन्हें भेज भी दिया। इस साल फरवरी में जब तुर्की में भूकंप की वजह से बहुत तबाही हुई थी, तब भारत उन देशों में था जिसने सबसे पहले ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को अपने यहां से मदद भेजी थी। तुर्की ने धर्म के लिए पाकिस्तान का साथ देते हुए यह बताया कि जब इस्लाम की बात आती है तो पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो जाते हैं, और यही बात आज सऊदी अरब ने भी पूरी दुनिया को बता दी है। अमेरिका, चीन और यूएई के बाद सऊदी अरब भारत का पूरी दुनिया में चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और सऊदी अरब ने वर्ष 2016 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी दिया था। लेकिन इसके बावजूद खुद को इस्लामिक राष्ट्र कहने वाले सऊदी अरब ने श्रीनगर में G20 की बैठक से खुद को अलग कर लिया। इससे आपको यह पता चलता है कि जब बात धर्म की आती है तो कैसे ये सारे मुस्लिम देश एकजुट हो जाते हैं, और चीन जैसे देश भी फिर बाद में उनका साथ देते हैं। वर्ष 2019 में जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया था और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ सऊदी अरब का समर्थन लेने के लिए वहां गए थे, तब सऊदी अरब ने कहा था कि वो कश्मीर और अनुच्छेद 370 को भारत का आंतरिक मामला मानता है, यानी भारत का साथ तब दिया था। इसलिए तब सऊदी अरब ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज जब श्रीनगर में G20 की बैठक हो रही है और भारत को वहां यह बैठक कराने का पूरा अधिकार है, तो सऊदी अरब इसका हिस्सा नहीं बना, और इसका एक ही कारण है, और वो है धर्म। आज हमारा एक सवाल है, और वो ये कि आज जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों की असली जरूरत क्या है? आज कश्मीर और कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं? जम्मू कश्मीर के लोगों को आज विकास चाहिए। उन्हें यह चाहिए कि दुनिया भर से लोग वहां पर आएं, दुनिया भर में के लोगों को कश्मीर दिखाई दे, और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर के लोगों को अपॉर्चुनिटीज, मौके चाहिए ताकि वहां पर विकास हो, आर्थिक रूप से वो तरक्की करें। लेकिन इन तमाम देशों ने खुद को इस बैठक से इसलिए अलग कर लिया क्योंकि ये देश सिर्फ डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी जो इनकी है और अपने धर्म को इन चीजों से कहीं बड़ा मानते हैं, और इसीलिए कश्मीर के लोगों को असल में इन देशों का साथ चाहिए था। कश्मीर में भी तो वही मुसलमान रहते हैं, लेकिन अगर ये सारे देश मिलकर कश्मीर में विकास की बात करते, कश्मीर में रोजगार की बात करते, कश्मीर को मुख्य धारा में लाने की बात करते, तो कश्मीर के लोगों को कितना फायदा होता, कश्मीर के लोगों को रोजगार मिलता। ये सारे लोग, ये सारे देश अगर कश्मीर में आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कश्मीर में आकर बड़ी बड़ी बैठकों में हिस्सा लेते हैं, तो इसमें कश्मीर का और कश्मीर के लोगों का बड़ा फायदा होता। लेकिन कुछ मुट्ठी भर देश ऐसा नहीं चाहते, और यहां बात सिर्फ इन 3 देशों की नहीं है, इनमें इजिप्ट भी शामिल है। भारत सरकार ने इस बैठक के लिए कुल 9 देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया था, जिनमें इजिप्ट भी है। लेकिन इस मुस्लिम बाहुल देश ने भी भारत के आमंत्रण के बावजूद G20 की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अब यहां यह बात महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश, यूएई, इंडोनेशिया और नाइजीरिया भी मुस्लिम बाहुल देश है, लेकिन ये देश इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे। भारत पहली बार
ये देश इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इस बार G20 का जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन इस परिवार में कुछ सदस्य देशों के लिए धर्म आज भी सबसे ऊपर है और ये सिर्फ 2-3 देश ही हैं और इन देशों ने अपनी प्राइवेट कंपनियों को तो इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए भेज दिया, जिससे यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान ने धर्म के नाम पर बैटिंग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ज्यादा सफल नहीं हो पाया। G20 की तैयारी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और जम्मू कश्मीर के निवासियों ने भी, उनका भी बड़ा सहयोग है, बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। आप लोगों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलकर के एक शानदार आयोजन कर रहे हैं और आयोजन की सफलता का जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने G20 की मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर को स्थान दिया है। जिस तरह से यहाँ पर G20 की इवेंट मुनक्कद की गई है, मुझे लगता है एक तो ये तो पैगाम है ही है कि जिस तरह से मेन स्ट्रीम एक्टिविटी बाकी हिंदुस्तान में हो रही है उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी, श्रीनगर में भी, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक पैगाम जो दूर तक जाना चाहिए वो ये भी, और आप लेकर के जाएंगे कि जो आम आवाम है वादी कश्मीर का, श्रीनगर की गलियों कूचों में चलने वाला आम इंसान, ही हैज मूव्ड ऑन। वो मोदी जी की इस यात्रा का हिस्सा बनकर के आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि हम ये ना भूलें कि कश्मीर का नौजवान बेहद ज़हीन है, आकांक्षी है, एस्पिरेशनल है, फॉरवर्ड लुकिंग है। आज जब श्रीनगर में G20 की बैठक हो रही है, तब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर है और इस समय वो श्रीनगर से सिर्फ 122 किलोमीटर दूर मुजफ्फराबाद में है। और ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत विरोधी साजिश पाकिस्तान की है, क्योंकि अब बिलावल भुट्टो 3 दिन वहां रहेंगे। वो भारत के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार करेंगे श्रीनगर से सिर्फ 122 किलोमीटर दूर बैठकर। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही अलर्ट किया था कि पीओके की मस्जिदों से आतंकवादियों को भारत के खिलाफ तैयार रहने के लिए लगातार वहां पर कहा जा रहा है, अनाउंसमेंट की जा रही है। और पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर भी भारत के खिलाफ एक नया युद्ध छेड़ दिया है, जिसमें वो हथियारों का नहीं बल्कि भारत विरोधी अलग अलग हैशटैग्स का प्रयोग कर रहा है। हमें यह भी जानकारी मिली कि पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के लिए 100 से ज्यादा फर्जी हैशटैग क्रिएट किए हैं और जांच एजेंसियों ने ऐसे 500 से ज्यादा संदिग्ध फोन नंबरों की जांच की है, जिनसे भारत के लोगों को लगातार व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए जा रहे हैं और उन्हें फोन किए जा रहे हैं। तो आप सोचिए, बिलावल भुट्टो कुछ ही दिन पहले भारत के गोवा में आए थे और आज भारत से, श्रीनगर से सिर्फ 122 किलोमीटर दूर भारत की ही हथियाई हुई जमीन पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और इस समय पाकिस्तान में कितना कुछ चल रहा है। पाकिस्तान खुद टूटने की कगार पर है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सिविल वॉर होने वाला है। पाकिस्तान अब 3 हिस्सों में और बंट सकता है। पाकिस्तान में 1971 का जिस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट गया था, अब वही इतिहास पाकिस्तान में दोहराया जाएगा। पाकिस्तान की स्थिति आज ऐसी है कि वहां श्रीलंका से भी बुरी हालत है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के मंत्रियों को, पाकिस्तान की सरकार को आज भी कश्मीर के ही सपने आते हैं। आज भी वो अपनी सारी ताकत कश्मीर पर लगा रहे हैं। आज भी अपनी जनता को छोड़कर वो कश्मीर के बारे में सोचते हैं, भारत के दुष्प्रचार के बारे में सोचते हैं। और जो पैसा उन्हें अपनी जनता को खाना देने के लिए खर्च करना चाहिए था, अपनी जनता के बेहतरी के लिए खर्च करना चाहिए था, वो पैसा आज भी वो सोशल मीडिया पर भारत के दुष्प्रचार के लिए खर्च कर रहे हैं, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, आतंकवादी कैंप्स में पैसा लगाकर भारत को परेशान करने के लिए कर रहे हैं। तो इससे पाकिस्तान का चरित्र तो पता चला ही है, साथ ही जो कुछ मुस्लिम देश हैं या मुस्लिम बाहुल देश हैं उनके चरित्र का भी आज पता चला। और अब यह भी आपने देखा कि ओआईसी के जो सदस्य देश हैं कैसे उनमें भी मतभेद हो गए हैं। ओआईसी के कुछ सदस्य देश तो ऐसे हैं जो कि आज की श्रीनगर की G20 बैठक में शामिल हुए हैं, आए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इसका बहिष्कार किया है। लेकिन आज श्रीनगर में G20 की इस बैठक में
मशहूर फिल्म RRR के अभिनेता रामचरण भी शामिल हुए और उन्होंने इस बैठक में ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले अपने मशहूर गाने नाटू नाटू पर डांस करके भी दिखाया। यानी आज श्रीनगर में नाटू नाटू गूंज रहा था। I love Kashmir. It is such a beautiful place. It is the best place they chose to have the G20 for the tourism. तो भारत की ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी कि भारत ने G20 की एक बैठक श्रीनगर में आयोजित की है और दुनिया के जो ज्यादातर जो देश हैं वो आए हैं। दुनिया भर से जो प्रतिनिधि आए हैं वो सब अपनी आंखों से आज देख लेंगे नए कश्मीर को। कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में कितने बदलाव आए हैं, भारत सरकार ने कश्मीर में क्या से क्या करके दिखाया है और जब से अनुच्छेद 370 हटा है तब से जमीन पर क्या बदलाव आए हैं, ये सब आज G20 देशों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया होगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की मानी जाएगी। अब हम आपको दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का संदेश देने वाली कुछ बेहतरीन तस्वीरें दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह भव्य स्वागत हुआ और आज इन देशों ने उन्हें अपने यहां के सबसे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया है। लेकिन इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर पहुंच चुके हैं और आज जब वो यहां पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। दुनिया वालों सुनो दुनिया वालों, भारत ने बुलाया है मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ाना है। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में हुए कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन समिट में हिस्सा लिया जिसमें 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के नेता शामिल हैं और इस समिट का मकसद है पैसिफिक आइलैंड्स क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। और इस फोरम का गठन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की फिजी यात्रा के दौरान किया गया था और इस समय चीन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य और कूटनीतिक ताकत बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का इन देशों के साथ संवाद करना, इन्हें एंगेज करना बहुत महत्वपूर्ण है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ इस समिट की सह अध्यक्षता की और आज प्रधानमंत्री मोदी को दो देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। फिजी के प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया, जबकि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने भी अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ पलाऊ के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया, जिसे ज्ञान और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक माना जाता है। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फार्मा, इसकी सप्लाई चेन, उसमें भी बाधाएं आ रही हैं, जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे। पता चला कि जरूरत के समय
वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। एक्सेलेंसीज, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। The leader of the global south, and I put to you as the leader of the third realm, the third group, the third block of nations that must emerge. Those are the emerging nations, and we will rally behind your leadership at global forums. Mr. Prime Minister, thank you very much. अब आप ये तस्वीरें देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के बीच हुई मुलाकात की हैं, और ये तस्वीरें वैश्विक राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कद के बारे में बताती हैं। आज पापुआ न्यू गिनी में इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, और बड़ी बात यह है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के साथ पापुआ न्यू गिनी में मुलाकात का पहले से कार्यक्रम था, यानी वो इन दोनों नेताओं से मिलने के लिए ही यहां पर आए थे। लेकिन जो बाइडेन ने पापुआ न्यू गिनी का दौरा अपना रद्द कर दिया, क्योंकि उन्हें वापस अमेरिका जाना है, वहां वो बहुत संकट में है। इसके बावजूद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पापुआ न्यू गिनी आए और उन्होंने उनसे मुलाकात की। अब आपको यह बताते हैं कि इन छोटे छोटे देशों के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि ये देश अक्सर अमेरिका और चीन के बीच एक सैंडविच बनकर रह जाते हैं, और भारत को इनमें क्या दिलचस्पी है। इन देशों को पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज कहा जाता है, जिनमें कुल मिलाकर 14 देश हैं। इनमें पापुआ न्यू गिनी, फिजी और सोलोमन आइलैंड्स जैसे देश प्रमुख हैं, और इन सभी देशों की आबादी सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख है। यह आबादी दिल्ली की आबादी से भी लगभग आधी है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले इन आइलैंड कंट्रीज पर जापान का बड़ा प्रभाव था, और जापान ने कई वर्षों तक इन देशों का जबरदस्त इस्तेमाल किया, क्योंकि इन देशों की भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। ये देश प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के पास अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं, उनसे बहुत निकट है, और यह पूरा इलाका अमेरिका के लिए एक बहुत ही अहम ट्रेड रूट है। इस रूट से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों के साथ व्यापार करता है, और इसीलिए प्रशांत महासागर के इस इलाके को अमेरिकन लेक भी कहा जाता है। यह बात पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है, और इसलिए वर्ष 1939 से 1945 के बीच लड़े गए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को मदद भेजने के लिए प्रशांत महासागर में इस सप्लाई रूट को इस्तेमाल करता था, तो जापान इन द्वीपीय देशों की मदद से अमेरिका के समुद्री जहाजों को अपना निशाना बनाता था। उस समय ये सारे देश जापान के प्रभाव में थे, लेकिन युद्ध के दौरान अगस्त 1942 में अमेरिका ने इन देशों को जापान से छुड़ाकर अपने नियंत्रण में ले लिया, और इसके बाद अमेरिका ने इन देशों का बहुत इस्तेमाल किया। अमेरिका ने इन देशों में अपने हथियार, समुद्री जहाज और सैनिक तैनात करके अपने प्रतिद्वंदी देशों पर बहुत दबाव बनाया, और इसका फायदा भी अमेरिका को मिला। लेकिन इन युद्धों में ये सारे देश सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल हुए, और इस दौरान अमेरिका ने इन देशों की मदद से प्रशांत महासागर में अपने ट्रेड और सप्लाई रूट का और विस्तार किया। लेकिन जब अमेरिका का मतलब पूरा हो गया, तो उसने इन देशों पर गौर करना छोड़ दिया, इनकी बातें करना बंद कर दिया। इसी बात का फायदा फिर चीन ने उठाया, और चीन ने इस इलाके के ट्रेड रूट्स की अहमियत को समझते हुए यहां के अलग अलग आइलैंड कंट्रीज में पैसा लगाना शुरू किया, निवेश करना शुरू किया। इनमें सोलोमन आइलैंड्स नाम का जो देश है, उसे तो चीन एक तरह से अपना गुलाम देश बना चुका है। सोलोमन आइलैंड्स ने चीन के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत अगर इस देश की संप्रभुता पर कोई खतरा होता है तो चीन अपनी सेना यहां भेज सकता है। वर्ष 2013 में चीन ने आज के हिसाब से भारतीय रुपयों में 7,500 करोड़ रुपए इन देशों में निवेश किए थे, लेकिन यह निवेश 2018 में बढ़कर 37,000 करोड़ रुपए हो गया, और यह वृद्धि 400% की थी। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन की पहली बैठक 2014 में हुई थी, और इसके बाद इस फोरम की दूसरी बैठक अगले ही साल 2015 में जयपुर में हुई। लेकिन इसके बाद इस फोरम का तीसरा समिट अब जाकर हो रहा है, और इस समिट में अमेरिका और चीन के साथ भारत भी एक बड़ा प्लेयर बन गया है। अमेरिका इन देशों का भरोसा तोड़ चुका है,
और चीन पर इन देशों को ज्यादा भरोसा नहीं है। इसलिए सारे देश भारत को एक नई उम्मीद के रूप में देख रहे हैं और भारत पर इन्हें कहीं ज्यादा भरोसा है। भारत और इन देशों के बीच 2,500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है और भारत अब इन देशों में निवेश भी कर रहा है और उन्हें विशेष ग्रांट्स भी देता है। भारत इन सभी 14 देशों को हर साल 1.5 करोड़ रुपए की ग्रांट यानी आर्थिक मदद देता है और कोविड के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत इन देशों को कोविड की 1,32,000 डोज भेजी थी और ये देश जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो निवेश और मदद देने के बाद भी कभी भी इनका दुरुपयोग नहीं करेगा। नक्शे में आप देख सकते हैं इन देशों को, ये देश कहां पर हैं शायद आपको पता भी नहीं होगा और अब भारत इन देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये सभी जो देश आपकी स्क्रीन पर हैं, देखिए एक बार फिर से मैं नक्शे पर आपको दिखाता हूं ये कहां है। ये सारे यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं और इन सबको वोटिंग का अधिकार है। इसलिए इन देशों में भारत का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आपको साइबर क्राइम के नए जामताड़ा में लेकर चलेंगे। दिल्ली से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह में साइबर क्राइम की सबसे बड़ी फैक्ट्री चल रही है और अगर आप भी साइबर क्राइम का शिकार हुए या आपको भी लोन लेने के लिए अननोन नंबर से कभी कोई कॉल आया तो यह विश्लेषण आपको आज जरूर देखना चाहिए। इस विश्लेषण से पहले हम आपको 3 घटनाओं के बारे में बताते हैं और हो सकता है ऐसी घटनाएं आपके साथ भी घटी हों। पहली घटना है दिल्ली की, जहां कुछ साइबर अपराधियों ने एक महिला डॉक्टर से 4.5 करोड़ रुपए ठग लिए। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी ने पहले नकली पुलिस अफसर बनकर इस महिला डॉक्टर को फोन किया और बताया कि उसके नाम से जो एक पार्सल मुंबई से ताइवान भेजा गया उसमें से ड्रग्स बरामद हुई है और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम ने खुद इस पार्सल की जांच की और पता चला कि इस महिला के नाम पर मुंबई में कुल 23 बैंक खाते भी खोले गए हैं जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हुआ है। और यह सब सुनकर ये महिला डॉक्टर डर गई। पहली बात तो ये कि उन्होंने कोई पार्सल भेजा ही नहीं था, लेकिन पुलिस के लोग कह रहे हैं कि आपका पार्सल पकड़ा गया है और उसमें ड्रग्स है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि 23 बैंक अकाउंट्स उनके नाम पर खोले गए हैं जिसके बारे में उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है। कभी कोई पुलिस अफसर बनकर इस महिला से बात करता तो कभी कोई उसे कहता कि वो नारकोटिक्स या कस्टम डिपार्टमेंट से है, जिससे ये महिला डॉक्टर इतनी डर गई कि उसने अपने बैंक से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां इन लोगों को दे दी और इसके बाद बैंक में जमा अपना सारा फिक्स डिपॉजिट और बाकी पैसा भी इन आरोपियों को दे दिया। लेकिन बाद में पता चला जो लोग दिल्ली की इस महिला डॉक्टर को फोन कर रहे थे वो असल में ना तो पुलिस अफसर थे ना कस्टम डिपार्टमेंट के अफसर थे, वो तमाम लोग साइबर अपराधी थे। अब दूसरी घटना सुनिए, ये भी दिल्ली की है। यहां कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को उसके व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आया और जब उसने इस कॉल को उठाया, अटेंड किया, तो इस कॉल पर एक महिला थी जो आपत्तिजनक हरकतें वीडियो कॉल पर करने लगी। कुछ सेकंड के बाद इस व्यक्ति ने इस वीडियो कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन इसके बाद एक व्यक्ति ने फर्जी पुलिस अफसर बनकर इस व्यक्ति को कॉल किया और कहा कि क्राइम ब्रांच को ऐसी शिकायत मिली है कि यह व्यक्ति एक सेक्स रैकेट चलाता है और उसके पास एक वीडियो भी है। यह वही वीडियो था जो फर्जी वीडियो कॉल के दौरान अपराधियों ने रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद एक अपराधी ने एक यूट्यूब पत्रकार बनकर इस व्यक्ति को फोन किया और कहा कि अगर वो पुलिस और मीडिया के चक्कर से बचना चाहता है तो उसे 5 लाख रुपए देने होंगे। और ये जो यूट्यूब पत्रकार है, यूट्यूबर है, ये इन दोनों के बीच में समझौता करा सकता है। अब क्योंकि ये व्यक्ति इतना डरा हुआ था, इसलिए वो इन अपराधियों को 5 लाख रुपए देने के लिए तुरंत मान गया और बाद में उसे जब जब ब्लैकमेल किया गया तब तब वो पैसा आगे लगातार देता रहा। लेकिन जब उसने पुलिस को इसकी शिकायत की तब उसे यह पता चला कि ये साइबर अपराधियों ने उसके साथ ठगी की है, उसे ब्लैकमेल किया है। तीसरी घटना 27 अप्रैल की है, जब दिल्ली के पास हरियाणा के नूह जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। नूह वही जिला है जिसे पहले मेवात कहा जाता था। साइबर क्राइम की घटनाओं को रोकने के लिए नूह में 320 जगहों पर 5000 पुलिसकर्मियों ने छापा मारा और इस दौरान कुल 126 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 65 लोगों को सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया और इस रेड में
पुलिस को 166 फर्जी आधार कार्ड मिले, 99 सिम कार्ड मिले, 66 मोबाइल फोन और 128 डेबिट कार्ड भी उन्होंने बरामद किए। तो आखिर नूह में ऐसा क्या चल रहा था कि पुलिस को इतनी बड़ी कार्रवाई वहां पर करनी पड़ी? और यही जानने के लिए हमारी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट श्रेया चटर्जी ने नूह के 13 गांवों में 25 से ज्यादा ऐसे लोगों से बात की जो साइबर अपराधों में खुद शामिल रह चुके हैं। हमारी संवाददाता इन तमाम इलाकों में गई, वहां पर उन्होंने कई दिन लगाए, लोगों से मिली, रिसर्च किया और उसके बाद ये रिपोर्ट फाइल की है। और इस तफ्तीश के दौरान हमें पता चला कि दिल्ली और देश के कई दूसरे और बड़े बड़े शहरों में जिन लोगों को फोन करके ठगा जा रहा है, उन तमाम घटनाओं के पीछे हरियाणा का यही जिला नूह है। और इसे आप भारत में साइबर क्राइम का नया जामताड़ा भी कह सकते हैं। हम बार बार जामताड़ा का जिक्र क्यों करते हैं? जामताड़ा झारखंड का एक जिला है जहां से देश भर में साइबर अपराध होता था। साइबर अपराध यहीं से चलता था। यह साइबर अपराध की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। लेकिन अब ये सब कुछ देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन गांवों में जो युवा साइबर क्राइम में शामिल हैं, वो 2 वजहों से अक्सर बच जाते हैं। इनमें पहली वजह है इस जिले की भौगोलिक स्थिति। यह जिला हरियाणा में है, लेकिन इसका बॉर्डर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी लगता है, जिसकी वजह से साइबर अपराधी आसानी से दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं और पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पाती। तो यह एक ऐसा जिला है जो हरियाणा से भी लगता है, यूपी से भी, राजस्थान के भी करीब है। दूसरी वजह है धर्म। नूह जिले की एक बड़ी आबादी एक विशेष धर्म से है और हिंदू इस जिले में अल्पसंख्यक है। यहां मुस्लिम आबादी लगभग 80% है, जबकि हिंदुओं की आबादी सिर्फ 20% है। अब क्योंकि इस जिले में एक खास धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए इसकी वजह से बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पुलिस का जाना भी बड़ा मुश्किल है। और अगर पुलिस जाती है तो भी कई बार पुलिस के ऊपर गांव के लोग ही पथराव करते हैं, जिससे ये अपराधी भाग जाते हैं और वहां पर सांप्रदायिक तनाव फैल जाता है। इसलिए ये वो इलाके हैं जहां पुलिस भी जाने से डरती है। लेकिन यह मामला इतना खतरनाक है, आज इस बात को समझने की जरूरत है। एनसीआरबी के मुताबिक भारत में हर घंटे एक साइबर क्राइम की 6 घटनाएं होती हैं। यानी हर घंटे साइबर क्राइम की 6 घटनाएं। यह आंकड़ा उन घटनाओं का है जिन्हें रिपोर्ट किया जाता है। हजारों मामले ऐसे भी होंगे जिनमें लोग शिकायत ही नहीं करते, या तो डर जाते हैं या फिर वो सामने नहीं आना चाहते। ये अपराधी अलग अलग ग्रुप्स में रहकर काम करते हैं और इस दौरान लोगों को अलग अलग बहानों से, अलग अलग किरदार में रहकर फोन करते हैं। किसी से कहा जाता है कि उसकी 25 लाख या 50 लाख की लॉटरी लगी है, तो किसी को OLX के जरिए लूटा जाता है। अब तो इस तरह की भी घटनाएं हो रही हैं जिसमें लोगों को अश्लील वीडियो कॉल किए जाते हैं और फिर उनका वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेल किया जाता है और उनसे लाखों रुपए की उगाही होती है। यह एक ऐसा अपराध है जिसके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन इसके बावजूद ये घटनाएं रुकने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो ज्यादातर लोग इसमें शामिल हैं वो लड़के 12वीं फेल हैं, यानी स्कूलिंग भी नहीं कर पाए। 12वीं कक्षा में फेल होने वाले ये लड़के बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, यहां तक कि बड़े बड़े पुलिस अफसरों को भी फोन कॉल करके ठगने में कामयाब हो चुके हैं। अब आप सोचिए, जो लोग इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े कॉलेजों से पढ़कर आए हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को ये बहुत कम पढ़े लिखे लोग बेवकूफ बना रहे हैं और ठग रहे हैं। और इन लोगों का ये पूरा बिजनेस मॉडल 2 चीजों से चलता है। एक है मोबाइल फोन के लिए फर्जी सिम कार्ड और दूसरा फर्जी बैंक खाते। फर्जी सिम कार्ड इन लोगों को 1000 रुपए में उन ट्रक ड्राइवरों से मिल जाते हैं जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से आते जाते रहते हैं। और फर्जी बैंक खातों के पीछे भी एक पूरा सिस्टम है, जिसमें पहले एक ग्रुप बनाकर कुछ लोगों को नौकरी दिलाने का लालच दिया जाता है। इसके बाद बैंकों में इन लोगों का नया बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए उनसे जरूरी कागजात मांग लिए जाते हैं और फिर उनका KYC भी करा दिया जाता है। जब इन लोगों को नौकरी नहीं मिलती तो ये अपने इन बैंक खातों को भूल जाते हैं और बाद में यही बैंक खाते 5 से 6 हजार रुपए में इन साइबर अपराधियों को बेच दिए जाते हैं, जिनमें बाद में ठगी का पैसा आता है। और ये सब कुछ बहुत शातिर तरीके से होता है।
इससे भी बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ 10वीं और 12वीं कक्षा में फेल होने वाले बेरोजगार लड़के कर रहे हैं। इसलिए आज आपको नूह से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि साइबर अपराध नए जमाने की चोरी है। पहले जो चोरियां होती थीं उन्हें रोकने के लिए इंसानों ने ताला बनाया। आप हर जगह अपने घर में, मकान में, तिजोरी में हर जगह ताला लगा कर रखते हैं, लेकिन अब चोरी का तरीका बदल चुका है। इसलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए सावधान करना चाहते हैं। ये देश का वो इलाका है जो खूबसूरत अरावली से घिरा हुआ है, लेकिन अभी ये वो इलाका है जो देश में साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है। क्यों मेवात साइबर क्राइम का हॉटस्पॉट बना? हम आज तक की टीम जब मेवात में ट्रैवल करेंगे, आपसे उन लोगों से जुड़वाएंगे जो साइबर क्राइम की इस दुनिया में खुद ये काम कर चुके हैं। तो आप जब इस चीज से जुड़े तो इसके बारे में लोगों ने, किसी ने आपको बताया था? वो आपके ही गांव के थे या बाहर के कोई लोग थे जो इसके बारे में आपको बताए? नहीं सर, ये आपस में जैसे रहते हैं वो एक दूसरे को बता देते हैं। हाँ। साथ के बंदे रहते हैं, जैसे ऐसे ही पता पड़ जाता है, जैसे साथ में रहते हैं तो बता देते हैं। ज्यादातर जो लोग इससे जुड़ते चले गए, क्या वो आपके ही उम्र के हैं या फिर और भी बच्चे हैं, स्कूल के हैं, या फिर एज ग्रुप क्या है मतलब उनकी? जी एज ग्रुप इसमें बच्चे भी हैं और ज्यादातर युवा लड़के हैं सारे। जो फंसते हैं वो कैसे लोग होते हैं? अगर मतलब हम बोल सकते हैं कि जो लोग हैं जो फंस जाते हैं इन चीजों में, वो ज्यादातर कैसे लोग होते हैं जो इस चीजों में फंसते हैं? ज्यादातर लोग यही आधी सी उम्र के होते हैं, कुछ ज्यादातर बूढ़े आदमियों को ही फंसाते हैं। जैसे ज्यादा एज के होते हैं ना, युवा लड़के तो कोई फंसता नहीं है, ज्यादा एज वाले को ही फंसाते हैं। जैसे तो जब नंबर मिलती है तो क्या पहले से आप लोगों को पता होता है कि ये इसी एज ग्रुप का नंबर है, या फिर आप लोग ऐसे ही लगाते रहते हो तुक्का का? जी वो एक एप्स होता है, उस पे हम लगाते हैं, सीरियल लगाते हैं, उससे सीरियल आता है। जैसे केरला का सीरियल लगा लिया, कर्नाटक का लगा लिया, यूपी का लगा लिया, दिल्ली का लगा लिया, उससे आते हैं। फिर उसमें व्हाट्सएप पे फोटो चेक करते हैं। पहले हम जैसे ये ऐप होती हैं, फेसबुक हुई, इंस्टाग्राम हुआ, या वो बहुत सारी ऐप चल रही है, तो उस पे से उससे चैटिंग करते थे। फिर उसको व्हाट्सएप पे लाते थे, व्हाट्सएप पे चैट करते थे। फिर उसको इस तरह करते थे, उससे वीडियो कॉलिंग करते थे, उसको गंदी वीडियो दिखाते थे, तो सामने वाला भी अपने एक्सटॉर्शन है। हाँ, तो उसके बाद में उसको फिर ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेते थे। तो ये लगभग कितना टाइम लगता है? क्योंकि एक दिन में तो लोग मानते नहीं होंगे, तो एक एक किरदार पे कितना समय आप लोग बिताते हो? नहीं जी, ऐसे जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे एकदम में हम चैट करें 10-12 लड़कों को, तो एक आध तो फंसी जाता है डेली। जिससे आप लोग कॉल करते हो या फिर जो चीजें आप इस्तेमाल करते हो, इतना तो आप लोगों को पता होगा कि पुलिस ट्रैक करती है ना? तो इससे बचने के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं? जी एक तो फोन फ्रॉड रहता है, अपने नाम रहे, सिम भी फ्रॉड रहती है, अकाउंट भी फ्रॉड रहते हैं। और ये फोन आते कहाँ से? ये आधार कार्ड आते कहते यहाँ से तो नहीं आते, यहाँ पे तो ज्यादातर आधार कार्ड मिलती नहीं होंगी, तो आती कहाँ से? आधार कार्ड तो ऑनलाइन ले लेते हैं गूगल पर से। गूगल से आधार कार्ड मिल जाती है? वो बहुत से गणी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड मिल जाते हैं, और बाकी ये फोन वोन वगैरह मिल जाते हैं, सिम भी मिल जाती है। कहाँ से आते हैं सिम तो इधर से ही आती है, बंगाल से, इधर से ही आती हैं ज्यादातर। हाँ, बंगाल आसाम से। आप लोग तो जैसे लड़कियों की आवाज में बात कैसे हो जाती है? जी एक तो ब्लूटूथ रहती है, बाकियों की कुछ की आवाज ही रहती है, कुछ की खुद की आवाजें रहती है। तो टैलेंट है एक। हाँ, और खुद जिनके नहीं है तो एयरफोन वगैरह ब्लूटूथ है, उनसे कर लेता है, कि क्योंकि ना तो सिम नाम है, ना फोन नाम है, ना अकाउंट नाम, इसलिए डर नहीं रहता। हाँ, अगर कोई डर रहता था तो सिम को तोड़ देते थे, फोन को तोड़ देते थे। राजस्थान से कुछ लोग बाग आए थे। कहाँ से? राजस्थान भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो उसी टाइम चला था ये, जिस टाइम कोविड का सिस्टम था, तब से शुरू हुआ था। हाँ, तब से यहाँ शुरू हुआ था। तो उनके साथ में 10-5 बच्चों ने ये क्राइम किया था। जो भी वो देते थे, सिम वगैरह, फोन ऑन, जो भी, वो उस चीज के पैसे ले लेते। लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में ये सभी बच्चे लोग घर पे आ गए थे, जहाँ बाहर में काम कर रहे थे, वहाँ से घर पे आने के बाद तो इनकी यारी रिश्तेदारी के कुछ लड़के जो करते थे गलत काम। कहाँ से आए थे ये लोग? ये राजस्थान से, कोई राजस्थान से आया, कोई यूपी से आया, जैसा किसी का कोई था लाइसेंस। ये लोग आ गए तो उनके साथ में मिलके ये भी करने लगे। तो फिर यहाँ पे इनके नाम आ गए,
पुलिस आने लगी यहाँ पे। अब मान के चलो 2-4 लोगों को उठाया। सामने एक महिला थी, उन महिला ने कहा कि हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे और वीडियो कॉल करनी है, बहुत ज़रूरी काम है आपसे। जब हमने अपने केबिन के अंदर वो कॉल उठाया तो सामने जो महिला थी वो पहले उन्होंने तकरीबन 30 सेकंड आराम से बात करी, उसके बाद वो निर्वस्त्र हो गई। अगले दिन लेकिन हमारे को सुबह फ़ोन आया कि मैं जो है एक पुलिस क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, जो कि जो SSX के जो ब्रैकेट्स हैं उनके खिलाफ काम करते हैं, और आपकी कंप्लेंट आई है कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं। वीडियो कॉल आती है तो आप दूसरे का भी फोटो क्लिक कर लेते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो वीडियो बन के हमारे पास वही वीडियो वापस आया, जैसे स्क्रीनशॉट होता है, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होके हमारे पास आ गया कि जी इस महिला ने कंप्लेंट किया है कि उसको हमने फोर्स किया कुछ करने के लिए। फिर दिन में एक फोन आता है एक जर्नलिस्ट करके कि मैं एक जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ, मेरे को आपका नंबर मिला है इस पुलिस फलाना पुलिस वाले से, और आपका जो वीडियो है वो हम ये आप समझ लो वायरल हो जाएगा। आप ये 50,000 रुपये हम आपको अकाउंट भेज रहे हैं, उसमें आप 50,000 रुपये डाल दीजिए और इस मैटर को रफा दफा कर दीजिए। अब जो भी आप कहिए, हमने उसमें 50,000 रुपये डाल दिए। जैसे उनको पता लगा हमने 50,000 रुपये डाल दिए, फिर शाम को फिर फोन आता है कि जी ऐसा है, अब इसमें ना ये वीडियो आपका फैल चुका है, 5-6 लोग इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें, और अब पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। आज ये जो ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है सिर्फ ये बताने के लिए कि साइबर क्राइम एक बहुत गंभीर मसला है और हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग अब साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। और ये लोग ऐसे हैं जो आपके खिलाफ नकली FIR भी बनाकर दे देंगे, आपके खिलाफ नकली दस्तावेज भी बनाकर दे देंगे, आपके नकली अपॉइंटमेंट लेटर बनाकर दे सकते हैं, ये वहां पर कुछ भी कर सकते हैं। और ये सारे लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी के आधार पर देश के लोगों को ठग रहे हैं, देश के लोगों को लूट रहे हैं। हर रोज नया नया आइडिया लेकर आते हैं, किसी को नौकरी देने के नाम पर लूटते हैं, किसी को कहते हैं कि तुम्हारी लॉटरी निकल आई है, किसी को कहते हैं कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो हम आपकी नौकरी लगवा सकते हैं, किसी को लोन देने के नाम पर। तो तैयार रहिए, आपके पास किसी भी अननोन कॉल से कोई भी मसले पर फोन आ सकता है। उसमें आपके लिए अच्छी खबर भी हो सकती है, बुरी खबर भी हो सकती है, और फिर उसके बाद वो आपके सारे डिटेल्स लेना चाहेंगे, आपके बैंक अकाउंट्स लेना चाहेंगे, आपके पासवर्ड्स लेना चाहेंगे, आपका आधार कार्ड मांगेंगे, आपका बैंक अकाउंट का डिटेल मांगेंगे। और जब आप उनसे बात करेंगे तो बड़े कन्विंसिंग लगेंगे, आपको वाकई ऐसा लगेगा कि आप किसी पुलिस अफसर से बात कर रहे हैं, आप किसी कस्टम अधिकारी से बात कर रहे हैं, या किसी भी बड़े वरिष्ठ अफसर से बात कर रहे हैं। आप झांसे में आ जाएंगे, या तो आप झांसे में आएंगे और या आप बुरी तरह से डर जाएंगे। आपको कहा जाएगा कि यह बात अपने परिवार को भी मत बताइएगा, आपसे कहा जाएगा कि आप पुलिस में मत जाइएगा, किसी और को मत बताइएगा, नहीं तो आपका केस खराब हो जाएगा, या अगर आपका कोई वीडियो है तो वो सार्वजनिक कर दिया जाएगा। आज हमारी आपको सलाह यह है कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी फोन आता है, पहली बात तो शुरू में ही आपको क्रॉस चेक करना चाहिए, किसी से भी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और अगर आप फंस चुके हैं और किसी ने आपको लूट लिया है, ठग लिया है, तो 1 मिनट भी बर्बाद मत कीजिए, तुरंत अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाइए। आजकल हर राज्य में पुलिस विभाग के पास अपना साइबर क्राइम का अपना एक अलग विभाग होता है। आप वहां पर फोन करिए और तुरंत अपने साथ जो भी कुछ हुआ है उसे रिपोर्ट करिए, बजाय इसके कि आप लगातार ऐसे लोगों को धीरे धीरे किश्तों में पैसा देते हुए चले जाए। हमारी नजर रहेगी साइबर क्राइम्स पर आगे भी, और हम आगे भी आपको इसी तरह नई जानकारी देकर आपको अपडेट करते रहेंगे, सावधान करते रहेंगे, सुरक्षित बनाते रहेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आरबीआई ने जब से 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का फैसला किया है, तब से हमारे देश में कैसे हलचल मच गई है। आपके भी घर में और परिवार में लगातार यह बात हो रही होगी, अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है तो। हालांकि ज्यादातर आम जनता ऐसी है जिसके पास 2000 रुपए का नोट है ही नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी किस्मत वाले बड़े लोग जिनके पास शायद 2000 रुपए के नोट होंगे। अब इस पर राजनीति हो रही है, विपक्षी दल इसकी आलोचना कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया, पहले लाए क्यों 2000 रुपए का नोट, और लाए तो उसके बाद फिर बंद क्यों कर दिया। अब इस सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा का एक नया बयान आया है,
जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्ष 2016 में जब नोटबंदी लागू हुई थी तब प्रधानमंत्री मोदी खुद भी 2000 रुपए के नोट जारी करने के पक्ष में नहीं थे। वो तो खुद ही नहीं चाहते थे कि 2000 रुपए का नोट जारी हो। यह बात उन्होंने आज कही है, जो बड़ी बात है। इस विषय पर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल उत्साहित नहीं थे और उनका स्पष्ट मत था कि यदि हम 1000 रुपए के नोट बंद कर रहे हैं और उसके स्थान पे 2000 रुपए के नोट ला रहे हैं तो लोग कैसे समझेंगे कि यह काले धन को समाप्त करने या उसको कम करने का प्रयास है। क्योंकि एक बड़ा नोट जब आएगा तो लोगों को अपने पास रखने की क्षमता, सुविधा आसान हो जाएगी। इसलिए वह इस मत के नहीं थे। और प्रधानमंत्री मोदी अगर इस मत के नहीं थे तो उनकी राय बिल्कुल सही थी और हुआ भी यही। 2000 रुपए का नोट लोगों ने अपनी जरूरत के लिए नहीं, बल्कि पैसे को, जो होर्डिंग होती है जो पैसे की, काले धन की को बचाकर जो रखा जाता है जमा करके, उसके लिए यह ज्यादा काम आया। आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर माने जाएंगे और इनसे आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर दुकानदारों ने इन नोटों को लेना अभी से बंद कर दिया है और अब जिनके पास ये नोट पड़े हैं वो इन नोटों से पेट्रोल पंप पर जाकर अब अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हैं और इसके लिए पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लगी हुई है देश भर में। इसके अलावा बहुत सारे लोग इन नोटों की मदद से सोना और चांदी खरीद रहे हैं, जिनके पास जरूरत से ज्यादा है, जो बैंक में शायद बदलवाना नहीं चाहते क्योंकि बैंक में भी एक बार में 20,000 रुपए ही बदलवा सकते हैं। ऐसे तमाम लोगों ने अब इन 2000 रुपए के नोटों से सोना खरीदना शुरू कर दिया है। 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग इस समय 61,500 है या 62,000 मान लीजिए। लेकिन जो लोग 2000 रुपए के नोट देकर सोना खरीद रहे हैं उनसे दुकानदार 5 से 10% प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। मतलब अगर आप 2000 रुपए के नोट के जरिए सोना खरीदते हैं तो 10 ग्राम सोना आपको 68 से 70,000 रुपए में जाकर मिलेगा। आरबीआई ने 2000 के नोटों को वापस लेने का जो फैसला लिया उससे लोग बड़े परेशान हैं। जिन्होंने इन गुलाबी नोटों की ब्लैक मनी के रूप में जमाखोरी की हुई थी वो सबसे ज्यादा परेशान है। तो कौन लोग परेशान है ये हम आपको कल बताएंगे। कल हम एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये वो लोग थे जिन्होंने काला धन कमाया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने गोदामों में 2-2 हजार रुपए के नोटों में करोड़ों रुपए जमा करके रखा हुआ है। उनके घर पर छापे भी पड़े, बहुतों के घर पर नहीं पड़े। अब ये सारे लोग बड़े दुखी हैं, परेशान हैं कि इनके पैसे का क्या होगा, क्योंकि ये लोग जाकर बैंक में तो जमा कर नहीं सकते इस पैसे को। अब इस तरह के लोग भी जाकर बाजारों में सोना चांदी खरीद रहे हैं इन नोटों से। अगर आप हमेशा यही देखते रहेंगे कि कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे।